नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक विभीषिका का दिन रहा है और इसी दिन भारत का विभाजन हुआ था। और ये विभाजन कोई साधारण विभाजन नहीं था। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना घर-बार खोया, परिवार खोए, ज़मीन खोई और लगभग 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी बन के रह गए थे। अगर हम मौतों का आंकड़ा देखें तो आधिकारिक जो आंकड़े हैं उनके अनुसार लगभग 20 लाख मौतें हुई थी। और ये मौतें न सिर्फ दंगों में हुई थी बल्कि बहुत सारी मौतें तो जो कष्टकारी पलायन था उसके कारण हुई थी। लोगों को अपना घर-बार छोड़ करके जाना पड़ा, पैदल, बैलगाड़ी, जो भी साधन मिले उनके माध्यम से। तो ये जो विभाजन हुआ था भारत का, जब आज़ादी की लड़ाई पहली बार शुरू हुई थी 1857 में, तो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के इस आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये चिंगारी कहाँ से आई कि अब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों ने एक अलग देश की बात कर दी। तो आज जो विभीषिका दिवस हम मना रहे हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे जैसलमेर के पूर्व प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नागौरी जी। हम आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। और सर, हम आपसे पहला प्रश्न ये शुरुआत करें कि जब हिंदू, मुसलमान और अन्य लोग, सारे धर्मों के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई जब एक साथ लड़ी, तो ये चिंगारी कहाँ से शुरुआत हुई कि मुसलमानों ने एक अलग देश की मांग कर दी? ये किसका षड्यंत्र था या उनकी मांग ये कहाँ से निकली थी? श्यामवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपके कथन में कुछ संशोधन करना चाहूँगा। 1857 का संघर्ष हमारी स्वतंत्रता का कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ज़रूर था, लेकिन वो पहला प्रयत्न नहीं था। उससे पहले भी अनेक व्यक्तियों ने और अनेक राजा महाराजाओं ने, अनेक समुदायों ने अंग्रेज़ों के जाल से मुक्त होने का निरंतर प्रयत्न किया है, लेकिन वो कोई संगठित प्रयत्न नहीं होने की वजह से और हमारी सैनिक तैयारियां, हमारा समाज उस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि देसी राजे रजवाड़े थे, कहीं ब्रिटिशर्स का सीधा शासन था, तो संगठित होकर विरोध नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग आज़ादी के संघर्ष को बहुत बड़ा व्यापक रूप नहीं दे सके। 57 का संग्राम निश्चित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको अंग्रेज़ों ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने इसको विद्रोह कहा, लेकिन ये निश्चित रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक संगठित प्रयत्न था। दूसरी चीज़, आप जो बता रहे हैं ना कि भाई हिंदू और मुसलमान संगठित रूप से रह रहे थे, तो भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण सिंध प्रांत में राजा दाहिर के ऊपर जो हमला हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, उसके बाद में इस्लाम धीरे धीरे इस भूक्षेत्र की तरफ अपना विस्तार करता है। और इस्लाम के विस्तार के साथ साथ धीरे धीरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कुछ हद तक उनको समावेश भी कर लिया गया था और वो आत्मसात हो रहे थे। उसी दौरान ब्रिटिशर्स का शासन आता है और ब्रिटिशर्स के शासन आने के बाद में लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर अपना नियंत्रण करके रखता है। और फिर बाद में बहुत सारे कारणों से भारतीय नागरिकों को ये लगा, लोगों को ये लगा कि हमको अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहिए और ब्रिटिश गुलामी से हमको मुक्त होना है। तो इस नाते ये सारा कुछ प्रयत्न होता रहा है। रही बात कि हिंदू और मुसलमान साथ रह रहे थे, तो जब भारत में मुग़ल सल्तनत का शासन था, उस समय भी हिंदू समाज तो जजिया कर देता था। उस समय भी हिंदू समाज से कर वसूले जाते थे अपने धर्म के अनुपालन करने के लिए। उनके आस्था के केंद्र सुरक्षित नहीं थे।
ये बात ठीक है कि हिंदू और मुस्लिम बस्तियां पास पास होती थी, उनमें कोई डायरेक्ट क्लेश जनता के बीच में नहीं होता था। लेकिन अब शासन के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर निश्चित रूप से कर आरोपित किए जाते थे और उन करों का भुगतान करके ही कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता था, अन्यथा उसको इस्लाम स्वीकार करना पड़ता। तो ये तथ्यात्मक चीज़ है, इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो दुराव की पृष्ठभूमि तो प्रारंभ से ही थी, लेकिन आम जनता साथ साथ रह रही थी, उनके बीच में किसी प्रकार का दुराव या कोई आपस में संघर्ष हुआ हो, उनके बीच में दंगे हुए, इस प्रकार का उल्लेख नहीं दिखता है, हमारी जानकारी में नहीं है। जब भारत आज़ाद होने का समय आया, उससे पहले बहुत सारी गतिविधियां हुई। एक तो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान में क्या बना दिया गया, वो 15 अगस्त को ही स्थापित हो गया कि बिना कोई रक्तपात की हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। आपने ही बताया है और ऑन रिकॉर्ड है, 20 लाख लोग जिस भू क्षेत्र के मारे जाएं और उसके बाद भी हम गाल बजाते रहें कि नहीं भाई हमने तो बिना तलवार और बिना खड़क के आज़ादी प्राप्त कर ली। ये तो भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली बात है और एक तरह से यह कह सकते हैं कि अपने बलिदानियों के गौरव को भुलाने की बात है। आज़ादी बहुत बलिदान करके प्राप्त हुई है, उसमें क्रांतिकारियों का योगदान रहा है, उसमें हर समुदाय के तब व्यक्तियों का योगदान रहा है। ऐसा नहीं कह सकते किसी एक वर्ग विशेष की वजह से हमको कोई आज़ादी प्राप्त हुई है। तस्करी में डालकर आज़ादी किसी को नहीं मिली है और भारत की आज़ादी तो दुनिया की सबसे महंगी आज़ादी है, जिसमें इतना बड़ा रक्तपात हुआ। मैं सोचता हूँ आज तक दुनिया में इतना बड़ा नरसंहार कहीं नहीं हुआ, इतना बड़ा जन पलायन कहीं नहीं हुआ। 20 लाख लोगों की तो हत्या हो गई, उसमें नेचुरली ये हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग हैं। ये नहीं कहता कि केवल हिंदू मारे गए, लेकिन दोनों वर्गों के लोग हैं। मरा तो हिंदू मरा हो चाहे मुस्लिम मरा हो, मरा तो हिंदुस्तानी व्यक्ति है ना। अब इसके पीछे कूट षड्यंत्र किसका रहा है, तो यह अपने आप में एक चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए कि विभाजन के अपराधी कौन है। विभाजन कोई भारतीयों ने तो नहीं चाहता कि हमारा विभाजन हो जाए, हिंदुओं ने भी नहीं चाहता कि हमारा विभाजन हो जाए, मुसलमानों ने मांग की थी कि भी हमारा एक अलग से मुल्क होना चाहिए। उनके दिमाग में अंग्रेज़ों के द्वारा यह बात षड्यंत्रपूर्वक बिठा दी गई कि आप लोग शासक वर्ग से हो, हमने मुग़लों से शासन छीना था, मुग़लों से हमने शासन हथियाया है, इसलिए शासन पर पहला हक आपका ही है। और अगर भारत आज़ाद होता है तो 1-2 प्रदेशों में आपकी सरकारें भले ही बन जाएगी, लेकिन आपको हिंदू जनता का एक तरह से दास बनकर रहना पड़ेगा। और वो भय पैदा करके उस समय के जो महत्वाकांक्षी मुस्लिम लीडर थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले सकते हैं, प्रारंभ में उनका भी भूमिका ठीक ठाक रही है, लेकिन बाद में वो एक तरह से कट्टरवादी हो गए और उन्होंने भारत विभाजन की मांग कर डाली और उन्होंने भारत का विभाजन करवाया। उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका भी उनकी ही रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें कि जब तक आज़ादी की लड़ाई में राजनीति का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ना तो कांग्रेस या हम यूँ कहें कि जो मुस्लिम लीग थी उस समय, जब ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी 1884 में कांग्रेस बनती है 85 के आसपास, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1906 के बाद ही कहीं ना कहीं मुझे ये एंगल नज़र आता है कि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि जब आज़ादी की लड़ाई में जब राजनीति आ गई तब एक अलग राष्ट्र की मांग उठी, तो आप सीधे तौर पर क्या पॉलिटिशियन थे उस समय उनको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये बात बहुत ध्यानपूर्वक हर व्यक्ति को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि कांग्रेस का तात्पर्य आज की कांग्रेस से नहीं है। आज की कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। उस समय अहिंसक तरीकों से प्रतिरोध करने वालों का एक नेशनल मूवमेंट का पर्याय था कांग्रेस। उसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे। उसमें हिंदू धर्म के भी कट्टर अनुयायी उसमें रहे, लोकमान्य तिलक उसमें रहे, मदन मोहन मालवीय उसमें रहे। ऐसा नहीं था कि केवल वर्तमान जो सो कॉल्ड सेक्युलर अप्रोच से चलने, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेसी रहे हैं और सरदार पटेल जैसे लोग रहे हैं, तो ऐसे सारे लोग उसमें रहे हैं।
कांग्रेस में मुस्लिम नेता भी रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं उसमें, और इस प्रकार के लोग रहे हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि उस समय का कांग्रेस केवल कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं था, कांग्रेस एक नेशनल मूवमेंट की एक धारा थी जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, सारे लोग जो संवैधानिक शासनों से अहिंसक तरीक़ों से देश को मुक्त करवाना चाहते थे, वो उन लोगों का था। कांग्रेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। शुरू में कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में ए ह्यूम ने स्थापना की थी, ब्रिटिशर्स था, उसने अंग्रेज ने स्थापना की थी। तो ये केवल पॉलिटिकल मेंडिकेसी करते थे, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काम करते थे, स्मरण पत्र दे देंगे, याचिकाएं दे देंगे, ऐसा दे देंगे। उसके बाद में लोकमान्य तिलक का दौर आया, उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह कहकर अपना स्लोगन बुलंद किया। और सुभाष चंद्र बोस का अवतरण होता है उस समय, महात्मा गांधी भी आते हैं, नेहरू भी आते हैं उसमें। सुभाष चंद्र बोस ने तो आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और खून मांगने वाला व्यक्ति कोई अहिंसक साधनों से ही प्रयत्न करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि उस समय के जो योग्य नेतृत्व था वो बड़े मानव थे। उन महामानवों ने अपने आप को भारत का भाग्य विधाता मान लिया, और उनके अपने जो पर्सनल परसेप्शन थे, उन विचारों को उन लोगों ने भारत की शेष जनता पर लादने का प्रयत्न किया। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँ कि जिस समय स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, जो शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, तब यह बात महात्मा गांधी के माध्यम से कही गई कि जिस किसी ने भी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की है, उसने अपने धर्म का अनुपालन किया है। एक तरफ तो वो इस प्रकार के हिंसा को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि नहीं, आप तो अहिंसक तरीके से विरोध करो। राष्ट्र धर्म के लिए व्यक्तिगत जीवन के नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता है। आपके अपने व्यक्तिगत नैतिक मूल्य आपके व्यक्तिगत जीवन तक रहने चाहिए। अगर सेनाएं ये कह देगी कि हम अहिंसक तरीके से प्रतिरोध करेंगे, तो फिर राष्ट्र का पतन होना सुनिश्चित होता है। जो नेतृत्व कर रहे थे वो बड़े लोग थे, उनसे बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूलें हुई है। ये आज विभाजन के दिन हम अगर उनकी भूलों को रेखांकित नहीं करते हैं और उन भूलों को हम अनदेखा करते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी उन अपराधों में शामिल होने का पाप कर्म कर रहे होते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, देश और समाज और राष्ट्र और धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। वो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी बड़े पद पे हो, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो आपका कहना ये है कि जो ये अलग राष्ट्र की मांग हुई थी, तो जो कांग्रेस थी उस समय आपने कहा कि ये तो संगठन था कि देश को आज़ादी के लिए, या यूं कहें कि अंग्रेज के द्वारा ये इसलिए कांग्रेस का जो गठन किया गया था कि वो परोक्ष रूप से अंग्रेज कांग्रेस के माध्यम से आगे राज कुछ दिनों और कर लें। इस बात में भी सच्चाई है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जैसे एक शब्द उपयोग किया सेफ्टी वॉल्व के रूप में, कि विस्फोट एकदम से नहीं हो जाए। 1857 की क्रांति देखने के बाद में अंग्रेज भयभीत हो गया था। उसने सेनाओं का पुनर्गठन किया और एक पील कमीशन बनाया था जिसमें हमारी सेनाओं की पुनर्संरचना की गई थी। तो उस सेनाओं की भारत की जो परंपरागत सेनाएं थी, उन सेनाओं की पुनर्संरचना करके और सभी प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारतीयों के मान को मर्दन करने का प्रयत्न किया। अंग्रेज़ों ने यह प्रयत्न किया कि कैसे भी करके कुछ मांगे आ जाएगी, कुछ काम समाधान कर देंगे, कुछ सुविधाएं नेताओं को दे देंगे, तो ये लोग भी हमारी जी हजूरी में लग जाएंगे और उनसे हमको फीडबैक भी प्राप्त होता रहेगा कि भाई किस किस प्रकार से जनता का मानस क्या है। एक इस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन धीरे धीरे देखो, जो प्रारब्ध को मंजूर होता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जो हमारा एक भविष्य था, वो ईश्वरी रचना के तहत कांग्रेस अंग्रेज़ों के चुंगल से मुक्त हुई और धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेतृत्व कांग्रेस में पनपा। उस राष्ट्रवादी नेतृत्व ने पूर्ण आज़ादी की मांग भी रखी है। लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण आज़ादी की मांग रखी गई। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा। आज़ादी की मांग सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार का पूरा एक परिदृश्य उत्पन्न हुआ जो अंग्रेज़ों की भी कल्पना से बाहर था। उनको ये परिकल्पना नहीं थी कि जिस
कांग्रेस को हम जन्म दे रहे हैं, वही हमारे लिए विनाश में बहुत बड़ी भूमिका। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रही, कांग्रेस का निश्चित रूप से एक बड़ा रोल रहा है भारत की आज़ादी में, लेकिन वो कांग्रेस वर्तमान कांग्रेस नहीं थी, वो एक नेशनल मूवमेंट का पर्याय था। बिल्कुल। और ये चर्चा भी महात्मा गांधी ने भी की थी कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को विसर्जित कर दिया जाना और एक नई पार्टी का गठन। ठीक बात है। एक चीज़ यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो मुस्लिम लीग थी, जब उसने मांग की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की ज़रूरत है, तो धर्म के आधार पर की थी कि मुसलमान और हिंदू अगर रहेंगे तो दंगे होंगे और बहुत सारे लोग मतलब मारे जाएंगे उसमें, और हमेशा ये दंगे चलते रहेंगे। और इसी कारण से मुस्लिम लीग ने एक षड्यंत्र के तहत वो दंगे करवाए। पहला जो सीधी कार्रवाई कलकत्ते में हुई, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त और उसमें उस समय तक हिंदू लोगों को कहीं ये आवाज़ तक नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू मरे। और फिर आपको गढ़ मुक्तेश्वर वाला जो कांड है, वहाँ पर मुसलमानों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। फिर अमृतसर में हुई। और जब दंगे फैले, पूरा देश गृह युद्ध की चपेट में आ गया, तो जो कांग्रेस पहले तैयार नहीं थी देश के विभाजन के लिए, कहीं ना कहीं उसको भी लगने लगा कि शायद मुस्लिम लीग के फेवर में ब्रिटिशर भी हैं, वो भी चाहते हैं कि अलग देश बने, नहीं तो देश जल जाएगा। यानी देश का भविष्य उस समय इतना अनिश्चित कर दिया गया था कि किसी को कल्पना नहीं थी कि अगर देश आज़ाद हो गया तो ये जो शासक बनेंगे इन दंगों को कंट्रोल कर पाएंगे। 2-3 बातें मैं बताऊं आपको कि जैसे देश गृह युद्ध की चपेट में आ गया, देश गृह युद्ध की चपेट में आया नहीं, बिल्कुल षड्यंत्रपूर्वक देश में गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर दी गई, ताकि अंग्रेजों का जो लक्ष्य था कि भारत के इस प्रकार से टुकड़े कर दो कि एक बड़ा भारत अगर रहता, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपन कल्पना करें कि अखंड भारत रहता, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश होता, वर्तमान पाकिस्तान होता, वर्तमान भारत होता, तो अगर इतना बड़ा देश होता तो वो हर दृष्टि से पश्चिमी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरता। निश्चित रूप से संसाधनों की दृष्टि से, मैन पावर की दृष्टि से, हमारी मिलिट्री पावर की दृष्टि से इतना बड़ा देश अगर रहता हमारे पास में, तो वो दुनिया की सभी ताकतों के लिए एक चुनौती होता। इसलिए ब्रिटिशर्स का ये कि षड्यंत्र रहा है उन लोगों का कि हम अगर भारत छोड़ के चले भी जाएं तो इस उपमहाद्वीप में एक ऐसी परिस्थिति निर्मित होनी चाहिए जिसमें कम से कम ये लोग बाद में भी लड़ते रहें। और वो बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आज भी भारत और पाकिस्तान मित्रवत नहीं रह पा रहे हैं, सनातन शत्रु है। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही भारत विरोध पर टिका हुआ है। बिल्कुल। उसका 1946-47 से लेकर आज तक एक सूत्री लक्ष्य है कि मेरे को तो भारत को ख़त्म करना है। वो जबकि असंभव कार्य है, वो कई बार पिट चुका है, कई बार उसने पराजय झेल ली। उसके बाद भी, क्योंकि ये टिपिकल करैक्टर है, मोहम्मद गोरी का भी करैक्टर ऐसा ही था, अनेक बार पिटने के बाद में उसने षड्यंत्र जारी रखे, उसने हमले जारी रखे। तो यही इनका करैक्टर है और ये इस प्रकार के हमले और इस प्रकार के षड्यंत्र जारी रखते हैं। इसी नाते आज भी हथियार पाकिस्तान को भी विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। भारत तो अब लगभग सेल्फ रिलायंट हो गया है अपने आर्म्स इंडस्ट्री के लिए। और विदेश नीति पाकिस्तान की या तो ब्रिटिशर्स चलाते थे किसी ज़माने में, और आज अमेरिका चलाता है उनकी विदेश सुरक्षा नीति, या वो चाइना पर निर्भर है। तो उनके जो षड्यंत्र और फूट के बीज डाले गए थे केवल विभाजन तक ही सीमित नहीं, आज तक भी हमको उसका कष्ट, दुख, परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। देखिए, विभाजन तो भारत के 1947 से पहले भी हुए थे। 1918 में बर्मा है, उसको अलग कर दिया गया, अफगानिस्तान को अलग किया, श्रीलंका अलग हुआ, श्रीलंका अलग कर दिया गया। तो षड्यंत्र तो पहले से शुरू हो चुका था। और 1947 में आते आते तो बहुत बड़ा, ये यूँ कहें कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग ही अलग कर दिया गया। तो हिंदुस्तान उस समय तो कमज़ोर हो गया था। और आज़ादी के समय जो यूँ कहें कि लगभग 4.5 करोड़ ही मुस्लिम थे, और 4.5 करोड़ लोगों के लिए इतना बड़ा इलाका, ये जो बंटवारा था वो कैसा था? जबकि 29 करोड़ जो हिंदू थे उनको ऐसे पिछड़े इलाके दिए गए। देखो, उस समय पंजाब सबसे समृद्धशाली इलाका था, सिंध का इलाका था, पेशावर का इलाका था, लाहौर का इलाका बहुत संपन्न था जो पाकिस्तान को दे दिया गया। जबकि लाहौर में तो सिख और हिंदू मेजोरिटी में पॉपुलेशन थी, तो भी वो लाहौर, उनका नगर निगम पर भी हमारा कब्जा था। मतलब एक तरह से धर्म के आधार पर अगर अपन गिनती करें ना,
तो निश्चित रूप से वो हिंदू मेजॉरिटी और सिख मेजॉरिटी की मिली जुली एक तरह से था उनका। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंदिरों के हिसाब से देखें, सार्वजनिक संपत्तियां, स्कूल, विद्यालय, ट्रस्ट के हिसाब से देखें तो हिंदुओं की, सिखों की संपत्तियां ज़्यादा थी। इस विभाजन का सबसे बड़ा नुकसान सिख पॉपुलेशन को हुआ है और वो टारगेटेड थे। पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उसने, और जो उनकी बलोच सेनाएं थी, उनकी जो बलोच आर्मी थी, उनको स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी प्रकार से कोई भी सिख पाकिस्तान में रहना नहीं चाहिए। इसके पीछे कारण भी है कि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है और उसके अनुयायी ऐसे प्रबल राष्ट्रवादी हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा में पीढ़ियों से अपने बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। अपन गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का बलिदान सब जानते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बलिदान दिए हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते गुरु तेग बहादुर का अपन देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से सिखों का भी बड़े भारी नुकसान हुआ। सिख और हिंदू कोई अलग नहीं थे, सनातन धर्म की शाखाएं हैं, अन्य जाति बिरादरी के लोग भी थे, उनको भी वहाँ से पलायन करना पड़ा है। और विभाजन में जिसको जहाँ चाहा वहाँ उसको वो इलाका दे दिया गया। मैं आपको सिंध का उदाहरण बताऊँ कि सिंध में आज भी 4 ज़िले ऐसे हैं जो हिंदू बहुल्य हैं। अगर विभाजन के पैमानों को देखा जाए तो वो ज़िले निश्चित रूप से 47 में ही भारत में आ जाने चाहिए थे, जबकि स्थिति ये है कि वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर गए, हिंदुस्तान आ गए। आज वहाँ सिंध में तो मुश्किल से 2-3% हिंदू बचे हैं। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में 3% हिंदू नहीं बचे होंगे, अब इतने बहुत कम रहे। 1-1.5% बचे, 1-1.5% बचे हैं। पाकिस्तान के बारे में यह कहा जाता है कि ये एक ट्राइबल स्टेट है, ये एक फेल स्टेट है, पाकिस्तान का सर्वाइवल संभव नहीं है, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन उसके लिए भारत को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो हमारी आज की बहुत अच्छी चर्चा रही, ये जो आज का ये 14 अगस्त का विभीषिका दिन हम मना रहे हैं। लेकिन आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारतीय राजनेताओं से जो भूल हुई, भारत का इतना बड़ा भूभाग भारत से अलग कर दिया गया, भूल सुधार के लिए अब राजनेता ऐसा क्या करें कि फिर से ये देश या अखंड भारत की हम बात करते हैं वो पुनः हमको प्राप्त हो सके। हमारा एक ही मत है इस मामले में कि भारत को अखंड भारत तो बनना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। ये जो सीमाएं खींची गई है ना, वो कृत्रिम है। आपने नक्शे पर पेंसिल लेके बैठ गए कि इतना पाकिस्तान, इतना बांग्लादेश, इतना भारत, ये बिल्कुल कृत्रिम विभाजन है। इस विभाजन को हमको मन से और कर्म से अस्वीकार करना चाहिए। रही बात भूलों की, तत्कालिक नेतृत्व ने कोई सप्रयोजन ये भूलें नहीं की है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इसमें उनका कोई गर्हित उद्देश्य रहा होगा, लेकिन वो इतने आत्ममुग्ध थे कि वो दूसरा पक्ष सुनने और देखने को तैयार नहीं थे। तो इस नाते वर्तमान नेतृत्व जो भारत में है और जो सभी राजनीतिक दलों से बात करते हैं, केवल रूलिंग पार्टी की बात नहीं है, हम सबको किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, किसी भी वर्ग विशेष का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ में एक समान व्यवहार होना चाहिए। तब हम पहले तो भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र तो भारत है लेकिन मजबूत राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमको अपने एक देश की छोटे छोटे मतभेद भुलाने का, ख़त्म करने का प्रयत्न करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, पाकिस्तान भी हमारा अपना ही है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में ये कट्टरवाद रहेगा तब तक हम पाकिस्तान को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो इस नाते पाकिस्तान में, पहले देखो आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, किसी ज़माने में जीए सिंध मूवमेंट चला था जीएम सईद के नेतृत्व में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पाकिस्तान मस्ट बी ब्रोकन, पाकिस्तान टूटना चाहिए। वो पाकिस्तान को कतई देश मानने को तैयार नहीं थे। आज भी बलूचिस्तान में वे अलगाववाद की प्रक्रिया चल रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमको वहाँ के हमारी अनुकूल मानसिकता के लोगों को भी साथ में लेकर और अखंड भारत के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, वर्तमान भारत मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण हो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य और संकल्प होना चाहिए। और नेतृत्व को भी थोड़ा बड़ा दिल रख के इस मामले में, नेतृत्व से तात्पर्य सभी राजनीतिक दलों से, ये अगर घटिया राजनीति, गंदी वोट की पॉलिटिक्स करेंगे तो ये वांछित लक्ष्य प्राप्त होने में कुछ समय और लगेगा, लेकिन ये लक्ष्य तो निश्चित रूप से प्राप्त होना है। तो सच में दोस्तों, आज की चर्चा बहुत ही अच्छी चर्चा रही। और आज 14 अगस्त का दिन था, हमारा देश का आज के दिन
बंटवारा हो गया था, एक बहुत बड़ा भूभाग हमसे अलग कर दिया गया था, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो अब हमको इस भूल को सुधारना है। सबसे पहले तो मैं अपने देश की जनता से ये अपील करना चाहूँगा, किसी भी जाति धर्म पंथ का हो और राजनीतिक दलों से उनको ऐसी कोई मांग नहीं रहना चाहिए कि मुसलमानों के लिए अलग से हो। मांग रखो पूरी जनता के लिए एक जैसी हो, और किसी भी राजनीतिक दल को भी ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि किसी भी जाति और धर्म के हिसाब से उनको कोई स्पेशलिटी दी जाए, कोई अलग से सुविधा दी जाए। तो हर धर्म को ये लगे कोई सी सरकार आए ये हमारी सरकार है, और कोई सी भी सरकार आए उसको ये लगे कि कोई से धर्म का व्यक्ति जो भारतीय है वो हमारा है, तभी भारत मजबूत होगा। और जिस प्रकार से जो भारतीय लोग हिंदुस्तानियों को आज भी अपना कहते हैं, जिस दिन पाकिस्तानी लोग भी ये सोचने लगेंगे कि हिंदुस्तानी भी हमारे अपने हैं, और मुझे नहीं लगता कि उस दिन ये दीवार है जो टूटने में बहुत बड़ा वक्त लगेगा। अब दो जर्मनी के बीच की दीवार ढह सकती है, तो ये भारत की दीवार ढहने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मुझे लग रहा है वो समय जल्दी आएगा जब भारत पुनः अपना पुराना स्वरूप अखंड भारत प्राप्त करेगा। नागौरी जी, आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।